दोस्तों क्या हो अगर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ की जाने वाली चीज़ें 300 साढ़े 300 के ऊपर चली जाएं, जैसे कि चावल हो गई, शुगर हो गई या फिर मिल्क हो गई। अगर ये 300 साढ़े 300 के ऊपर चली जाती है तो क्या हम नॉर्मल जी पाएंगे? अब आप लोग बोलोगे दोस्तों कि ये क्या पागलपंती है, ये किस तरह का सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये किसी अलग तरह का सवाल नहीं है, ये हमारे पड़ोसी देश यानी कि श्रीलंका में ऐसा कुछ देखने को मिला है। श्रीलंका में दोस्तों आलम कुछ ऐसा है कि वहाँ पे बच्चों को एग्जाम देने के लिए पेपर तक अवेलेबल नहीं है। अगर मैं सीधा सीधा आपसे बोलूं तो श्रीलंका में क्राइसिस आ चुकी है, पूरी तरह से आ चुकी है। Sri Lanka is facing its worst economic crisis since its independence. But just how did the situation get this bad? So we are here on behalf of Sri Lanka, the entire nation. So we are facing so many crises. We have no money, people are struggling, people have no food, people have nothing, people have no gas to cook, people have no money to buy food. So this has to... नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं श्रीलंका के ऊपर आई हुई क्राइसिस के बारे में। यानी कि हम एक्सप्लेन करेंगे कि आखिर ये क्राइसिस आई क्यों है और इसकी मेन वजह क्या है। इस क्राइसिस की दोस्तों जो सबसे पहली कारण है वो श्रीलंका की पॉपुलेशन है और श्रीलंका की एरिया है। यानी कि श्रीलंका इतना छोटा सा देश है कि वो अपने देश के अंदर ही इतना अनाज नहीं उपजा पाती है कि उसके पूरे देश के लोग आसानी से खा सके, जिसके वजह से उसे दूसरे देशों में यानी कि फॉरेन कंट्रीज से इंपोर्ट करके ज़रूरत के सामानें यूज़ करनी पड़ती है। और अगर दुनिया की कोई भी कंट्री किसी भी देश से कोई चीज़ इंपोर्ट करना चाहती है तो उसे इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए होता है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व चाहिए होता है, जो कि अभी श्रीलंका के पास एकदम नहीं है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि श्रीलंका के पास हमेशा से ही फॉरेक्स रिजर्व इतने कम रहे हैं। आज से करीब 3-4 साल पहले श्रीलंका के पास $779 मिलियन फॉरेक्स रिजर्व थे, लेकिन अभी मात्र $1.2 बिलियन श्रीलंका के पास फॉरेक्स रिजर्व बचे हुए हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर ये इतनी जल्दी फॉरेक्स रिजर्व इतनी कम कैसे हो गई श्रीलंका की। श्रीलंका हमेशा से ही एक टूरिज्म डिपेंडेंट कंट्री रही है, यानी कि उसके जीडीपी का लगभग 10% टूरिज्म से ही आता है। ये बात है दोस्तों 21 अप्रैल 2019 की, जब श्रीलंका के अंदर कोलंबो शहर में ऐसा टेररिस्ट अटैक हुआ था जिसमें लगभग 3 लग्जरी होटल्स और 3 बड़े चर्च उन पे अटैक किया गया था। The series of explosions tearing through churches filled with worshippers attending Easter Mass. More than 200 people killed, hundreds hurt. Several Americans among the victims. And chilling images inside, people scrambling to help the wounded. इन सारे अटैक में दोस्तों लगभग 200 लोग मारे गए थे और इन 200 लोगों में बहुत सारे फॉरेनर्स भी थे जो कि श्रीलंका के अंदर एज अ टूरिस्ट आए हुए थे, लेकिन अपने जान से हाथ धो बैठे। इस इंसिडेंट के बाद दोस्तों श्रीलंका के अंदर लगभग 21% जो टूरिज्म थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए और बाकी का जो कसर था वो 2020 में जब कोविड आया तो उसने पूरा कर दिया। यानी कि श्रीलंका के अंदर 2020 लास्ट आते आते टूरिज्म पूरी तरह से खत्म हो चुका था। श्रीलंका के इस गिरते हुए टूरिज्म सेक्टर ने उसके जीडीपी तो नुकसान पहुंचाया ही पहुंचाया, साथ ही साथ उसके फॉरेक्स रिजर्व को भी नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि जितने भी फॉरेनर्स आते हैं किसी देश में एंट्री करने और विजिट करने के लिए तो वो अपने साथ फॉरेन करेंसीज भी लेके आते हैं, लेकिन अब जब फॉरेनर्स आ ही नहीं रहे हैं तो फॉरेन करेंसीज का कोई तुक ही नहीं बनता है। दोस्तों श्रीलंका के इस क्राइसिस के अगर हम दूसरे रीजन के बारे में बात करें तो वो उसकी गवर्नमेंट खुद है। ये बात है दोस्तों दिसंबर 2019 की, जब वहाँ के गवर्नमेंट यानी कि राजपक्षे ने ये सोचा कि अगर मैं VAT जो VAT टैक्स होता है उसे अगर 15% से 8% कर दूं तो यहाँ के जो जनता है वो मुझसे खुश हो जाएगी। जी हाँ, उनसे खुश तो हो जाएगी, लेकिन वो शॉर्ट टर्म के लिए खुश होगी, लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं थी। वहाँ के गवर्नमेंट का सोच ये था कि अगर मैं टैक्स को नीचे करता हूं तो जितने भी सामान है जो कि रोज़मर्रा में यूज़ होते हैं वो सस्ते हो जाएंगे और सस्ता होने के वजह से लोग इसे ज़्यादा खरीदेंगे, मनी सर्कुलेट होंगे और हमारा जो इकोनॉमी है वो रिवाइव कर जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 2020 के शुरुआत में ही कोविड का एंट्री हो जाता है देश के अंदर और सब कुछ पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो ना कस्टमर बाहर निकलता है अपने घर के और ना ही दुकान खुले होते हैं। तो रेट अगर कम भी हो गया है किसी चीज़ का तो कोई खरीद ही नहीं पा रहा है, जिसके वजह से इकोनॉमी और ठप पड़ जाती है श्रीलंका की। और जैसे ही दोस्तों कोविड खत्म होती है, खत्म तो नहीं कम होती है श्रीलंका के अंदर, तो पाया यह जाता है कि गवर्नमेंट को पूरी तरह से चूना लग चुका है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि राजपक्षे ने केवल एक गलती की अपने इकोनॉमी को डुबाने के लिए। उन्होंने जैसे ही उनका इकोनॉमी थोड़ा सा रिवाइव करने लगा उन्होंने दूसरी गलती फिर से कर दी और इस बार जो उन्होंने मिस्टेक किया उसे शायद इकोनॉमी को भी पसंद नहीं आया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। ये बात थी दोस्तों मई 2021 की, जब राजपक्षे यानी कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने पूरे देश में फर्टिलाइजर को पूरी तरह से बैन कर दिया।
यानी कि अपने देश में अब वो केवल ऑर्गेनिक फूड ही उपजा पाएंगे पूरे के पूरे किसान, जो कि एक काफ़ी सरप्राइज्ड और काफ़ी भयानक डिसीजन था। एक हिस्टोरिकल डिसीजन भी आप उसे बोल सकते हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट की जो सोच थी यहाँ पे गलत नहीं थी, लेकिन क्या था ना कि वो हमेशा शॉर्ट टर्म के लिए ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि अभी शॉर्ट टर्म के लिए लोगों को खुश कर दें ताकि वोट अपने बैंक में आ जाए, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के बारे में कभी सोचे ही नहीं। अब दोस्तों, इससे हुआ क्या कि जितने भी फर्टिलाइजर्स थे उसके पैसे तो देश में बचने लगे, लेकिन जितने भी ऑर्गेनिक ग्रेन्स थे उनका जो प्रोडक्शन था वो पूरी तरह से आधा हो गया, यानी कि आधा से भी कम समझिए, जिसकी वजह से फूड क्राइसिस दोबारा से आ गई श्रीलंका के अंदर। पहली बात तो यह दोस्तों कि श्रीलंका के अंदर कभी इतना वेट और राइस होता नहीं है कि पूरा का पूरा देश एक साल के लिए खा सके केवल अपने उपजाए हुए अनाज को, लेकिन उसके बाद भी इन्होंने फर्टिलाइजर्स को बैन करके उस अनाज के प्रोडक्शन को भी आधा कर दिया, जिसकी वजह से भूखमरी तो आनी ही थी। दोस्तों, अगर श्रीलंका के इस क्राइसिस में हम तीसरे पॉइंट में चाइना को दोषी करार दें तो इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली है, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवाद वाली पॉलिसी है दोस्तों, जिसे हम डेथ ट्रैप भी बोल सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देश को उसने फंसा रखा है, जिसमें श्रीलंका भी एक एग्जाम्पल है। दोस्तों, अगर हम लोग चाइना की इस डेथ ट्रैप पॉलिसी को समझने की कोशिश करें तो आधे घंटे भी कम पड़ सकते हैं, लेकिन इसे क्विकली समझने के लिए हम 2 मिनट देंगे। यानी कि इसकी पॉलिसी में केवल गरीब देश आते हैं, जितने भी पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत के चारों तरफ ये जो देश हो गए, और भी बहुत सारे देश हैं जिसको डेथ ट्रैप में ये फंसा चुका है पहले। अब हम लोग बात करते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में एक हम्बनटोटा पोर्ट है जिसे चाइना ने खुद डेवलप किया है। इसे डेवलप करने के लिए 10 साल पहले चाइना ने श्रीलंका से बोला था कि 10 साल तक आपको $1.2 बिलियन किस्तों में देने होंगे, लेकिन श्रीलंका इतना छोटा देश है, उसकी जीडीपी इतनी कम है, वो इतना दे नहीं पाया, जिसके वजह से करीब 99 ईयर्स तक लीज पर उसने इस हम्बनटोटा पोर्ट को हड़प लिया। अब आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा डेथ ट्रैप है, लेकिन बेचारा श्रीलंका अभी भी इस बात को समझ नहीं पाता है या फिर समझना चाहता नहीं है कि उसका दुश्मन चाइना खुद है और वो इंडिया को अपना दुश्मन मानता है हमेशा से, जो कि सरासर गलत बात है। दोस्तों, इतने सारे बैड लक और अपने मिस्टेक के वजह से श्रीलंका का हालत अभी कुछ ऐसा है कि वहाँ पे एलपीजी मिल ही नहीं रही है, और फ्यूल यानी कि पेट्रोल और डीजल के लिए 2-2 किलोमीटर लंबे लाइन लगाए जा रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा भयावह है। और तो और दोस्तों, वहाँ के जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आम लोग हैं, वो सारे के सारे गवर्नमेंट के खिलाफ आ चुके हैं और सारे के सारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब बस बहुत हो चुका, अब हम और नहीं झेल सकते। මං හිතන්නේ මේ තමයි ශ්‍රී ලංකාවේ තිබිච්ච අඳුරුමුතුම යුගය තමයි මේ අපිට ලැබලා තියෙන්නේ. අපිට කිසිම දෙයක් කරගන්න බෑ අපේ මිල මුදල් වලින්. අපි ඔබ කරන්නේ මේ පාලකයන් නොමරා මරන. अब इस प्रोटेस्ट के प्रेशर की वजह से जितने भी कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे जो कि राजपक्षा के फेवर में बोलते थे, उन सभी ने रिजाइन करके उनका साथ छोड़ दिया है। यानी कि दोस्तों, श्रीलंका के अंदर अभी केवल 2 पोस्ट ऐसे बचे हैं जो कि खाली नहीं किए गए हैं, यानी कि वहां से रिजाइन नहीं किए गए हैं। एक है पीएम का पोस्ट और दूसरा प्रेसिडेंट का पोस्ट, और दोनों पे राजपक्षास ही बैठे हैं, राजपक्षास ब्रदर्स। दोस्तों, अगर हम लोग बात करें इंडिया के प्रोस्पेक्टिव के बारे में, तो इंडिया एक ऐसी जगह पे है जहां पे उसका श्रीलंका को फेलियर होना इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जो चाइना है वो हमेशा इंडिया के ऊपर फन फैला के बैठा होता है, और अगर श्रीलंका फेलियर होता है तो चाइना श्रीलंका में आ जाएगा और श्रीलंका से चाइना हमेशा हम पे नज़र रख सकता है, जिसके वजह से इंडिया काफ़ी ज़्यादा सतर्क है। और इस सतर्क होने की वजह से इंडिया ने श्रीलंका को काफ़ी मदद भी भेजी है। अभी तक दोस्तों, मदद के तौर पर श्रीलंका को इंडिया ने लगभग 36,000 मैट्रिक टन पेट्रोल भेजी है और 40,000 मैट्रिक टन डीजल भेजी है। यहाँ तक कि दोस्तों, इंडिया ने श्रीलंका के मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसने करीब करीब $1 बिलियन का जो क्रेडिट लाइन है वो भी देने के लिए अनाउंस किया है श्रीलंका को। अब कुछ दिन में उसे मिल भी जाएंगे। तो इंडिया तो अपना चाल डिप्लोमेटिक तरीके से चल ही रहा है। अब देखना यह है कि श्रीलंका किस तरह से अपने आप को रिवाइव करता है या फिर फेलियर की तरफ बढ़ते रहता है और चाइना उसे हड़पते रहता है। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।